बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वांटम विवेचना के आधार पर जीरो पॉइंट एनर्जी का जो फार्मूला प्राप्त किया था लास्ट टर्म पर, उसमें E बराबर n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा या एच न्यू प्राप्त हुआ था। और जीरो पॉइंट एनर्जी के लिए अगर n का मान जीरो रख दें, इसमें स्मॉल n इज इक्वल टू जीरो, देन जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो जीरो प्राप्त नहीं होती है और इसका मान हाफ एच न्यू प्राप्त होता है। इसे क्वांटम दोलित्र की जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? थोड़ा ग्राफिक पद्धति में भी इसको बना सकते हैं, जैसे n बराबर जीरो की लाइन ये बना लोगे आप तो इसका मान हाफ एच क्रॉस ओमेगा हो गया। n बराबर एक रख दोगे इसमें तो 3/2 एच क्रॉस ओमेगा हो गया। ऐसे दो रख दोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। 3 रख दोगे तो 7/2 हो गया। 4 रख दोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2। इक्वल इंटरवल है, आप देख पा रहे हैं, बराबर स्पेसिंग की ये ऊर्जा स्तर हैं। लेकिन ये जो ऊर्जा स्तर है डैश डैश वाला सबसे नीचे वाला, ये रेफरेंस लेवल इसको माने तो पहला जो n बराबर जीरो वाला जो है शून्य बिंदु ऊर्जा स्तर, वो रेफरेंस लेवल से केवल हाफ एच क्रॉस न्यू दूरी पर है। यानी इसकी दूरी कितनी है? हाफ एच न्यू। इसकी दूरी कितनी है? एच न्यू। ये दूरी कितनी है? एच न्यू। ये कितनी है? एच न्यू। ये कितनी है? एच न्यू। यहाँ से प्रत्येक में क्रमागत एच न्यू है, लेकिन इसमें कितनी है? हाफ एच न्यू। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो चीज़ पर आते हैं वो है, ये तो हो गया। अब बात कर ली अपन ने आइगन वैल्यूज़ की, कि आइगन वैल्यूज़ यानी ऊर्जा स्तर, यानी ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। दो ही चीज़ प्राप्त करते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। चूँकि बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, आइगन फंक्शन बोले, तरंग फलन बोले, अवस्था फलन बोले, ये सब एक ही बात है। ये पहले भी कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो इस क्वांटम दोलित्र के लिए, सरल आवर्ती क्वांटम दोलित्र के लिए आइगन फलन के मान, आइगन फंक्शंस के मान प्राप्त करने जा रहे हैं। जैसे ये साई एन बराबर जो लिया था वो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एच एन वाई, ये माना था आपने, माना ये तरंग फलन है इसका। उसको मान के हर्माइट का द्विपद प्राप्त हुआ था, अवकलन समीकरण प्राप्त हुआ था और उसको आपने सॉल्व किया था। तो वो ये साई एन है। ये जो इसमें एन एन जो लिया गया है, अगर कोई तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड नहीं होता है या नॉर्मलाइज्ड को चेक करना होता है, यानी प्रसामान्यकृत को चेक करना होता है, तो उसमें कांस्टेंट को साथ में रखा जाता है। जैसे एन एन है, अगर इसका मान 1 आ जाएगा तो अपन के, अगर साई स्टार का मान 1 आ जाए तो इसका मान 1 आएगा तो फलन नॉर्मलाइज्ड होगा। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो माना ये एन एन मान ले लिया, इसका जो भी मान आएगा उसको यहाँ वापस रख देंगे। तो यानी जो लिए गए तरंग फलन को नॉर्मलाइज्ड बनाने के लिए एक कांस्टेंट लिया एन एन, जो कि एक लेने आप इसका एक आ जाएगा तो नॉर्मलाइज्ड है ही है। चेक करते हैं तो अपने क्या माना हुआ है? y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माना हुआ है, और अल्फा बराबर क्या माना हुआ है? एम ओमेगा अपन एच क्रॉस का रूट माना हुआ है। ये सब चीज़ें। एन एन क्या है? यहाँ पर सामान्यीकरण कांस्टेंट है। एच एन वाई क्या है? हर्मिटी बहुपद है। ये सब चीज़ आपके सामने आप देख पा रहे हैं। अब इसमें इनसे जब आप ये वाला इक्वेशन खींचेंगे, जब साई एन का मान y इज इक्वल टू अल्फा एक्स यहाँ रख दोगे, तो अगर आप चाहते हो कि y बराबर अल्फा एक्स रख दें यहाँ पर, तो y इसमें y बराबर अल्फा एक्स रख दोगे यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई टू भी हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स वाई टू भी हो जाएगा। और यहाँ भी आपने, यानी ये x के पदों में दिख रहा है आपको, और ये जो है ये आपको ये y के पदों में है। ये फंक्शन किसका है? y का फलन है। इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि प्रसामान्यीकरण की प्रतिबंध क्या होता है, ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। साई से स्टार डी एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है तो दिया गया तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। तो उसको चेक करने के लिए आपने क्या किया? इसको एन एन का, इसका स्टार निकालोगे तो वही कि वही जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं आइटा नहीं है। तो इसका वर्क करोगे तो क्या आएगा? आप ये बस यहाँ पर ये मान रखोगे तो ये 2 हट जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच एन स्क्वायर अल्फा एक्स आ जाएगा। y के पदों में लोगे
तो यहाँ y आ जाएगा, y2 नीचे से हटता रहेगा। तो जैसे ये आया, और इसका मान ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है जो आप देख रहे हैं, ये जो राशि होती है, ऐसा कोई फंक्शन है इसका हर्माइट वाला, इसका जो मान होता है सेकेंड ईयर में भी ये आया था, इसकी देखा था आपने, इसको रोडिगर फार्मूले में ये प्राप्त किया था, रूट पाई 2n और फैक्टोरियल n के बराबर होता है। अब ये वाले मान भी यहाँ रखोगे तो क्या nn² बाहर आ गया, ये वाली राशि अंदर यहाँ आएगी, इसका मान लिख दिया आपने पाई 2n फैक्टोरियल n बराबर 1। ठीक है, तो nn का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आ गया 1 बटे, इसमें अल्फ़ा भी आएगा साथ में बटे में, तो अल्फ़ा बटे रूट पाई 2n फैक्टोरियल n। ये आपको ध्यान रखना है, ये मेमोरेबल है। सेकेंड ईयर में जब वो हर्माइट वाला पढ़ रहे थे तब ये जो इक्वेशन है ये आपको प्राप्त हुआ था। तो nn का मान आपको ये ध्यान रहेगा, nn का मान आपका ये आया है। इस nn के मान को आप वापस कहाँ रखने जा रहे हैं, इस जगह रखने जा रहे हैं, यहाँ पर ये मान यहाँ रखोगे तो क्या अल्फ़ा अपॉन ये आ गया e की पावर माइनस y की जगह अल्फ़ा² x² बाई 2 और hn y इक्वल टू अल्फ़ा x, ये वाला मान आ गया। यानी ये जो इक्वेशन है ये तरंग फलन का इक्वेशन आ गया आपने x के पदों में, और y के पदों में कभी भी आप चेंज इसको कर सकते हैं। तो ये क्या ये किसका आ गया, तरंग फलन का मान आ गया। क्लियर। अब इसके आगे तो इस तरीके से ये जो तरंग फलन का मान आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ये वाला ये आपने प्राप्त कर लिया है। अब तरंग फलन के मान जब ग्राफ खींचोगे आप इसको, जैसे तरंग फलन के मान एक सारणीबद्ध रूप में भी देख लो आप, थोड़ा सा ये भी देख लो आप कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ भी पहले भी आई थी, जैसे ध्यान होगा सेकेंड ईयर में पढ़ा रहे थे तब, कि ये जो एच एन होता है, एच एन के मान कुछ फिक्स है। ये एच एन एक होता है 0, H1 का मान 2y होता है, H2 का मान 4y² - 2 होता है, H3 का जो मान होता है वो ये होता है। ये सारे जो मान हैं ये आपको ध्यान रखने, ये आपको पहले भी अपने प्राप्त भी किए हुए सेकेंड ईयर में। अब एक सारणी सी बनाओगे आप तो आपको लगेगा कि जैसे n ले लिया, फिर आपने En ले लिया, फिर psi n ले लिया, यहाँ n बराबर 0 रख दिया, तो ये तो है ही है। n बराबर 0 यहाँ रख दो, 2 की पावर 0 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 1 हो गया, पाई बचा, यहाँ रख दोगे आप, H0 का मान ये 1 आ जाएगा, तो ये आपको प्राप्त होगा 1 की पावर -y। ऐसे ही यहाँ पर n बराबर 1 रख दोगे, यहाँ पर 2 की पावर यहाँ 1 रख दो, ठीक है, 2 आ गया, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो e की पावर यहाँ रख दो ऐसे ही, -y² मान लो इसको, और H1 का मान कितना है 2y, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा x आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 से एक फैक्टोरियल 2 नीचे पड़ा हुआ है, तो ये फैक्टोरियल 2 ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, इस तरीके से अपन ये देख पा रहे हैं कि एक ऐसी 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो थोड़ा ठीक रहता है ये कि आपको इस चार्ट में आपको कि n के संगत En कितना आ रहा है और psi n का मान कितना, तरंग फलन की आकृति कैसी आ रही है, ये चीज़ आप देख पा रहे हो। एक चीज़ और देखिए आप इसमें कि ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन आ रहा है, जब n का मान 0 है तो ये आपको तरंग फलन का मान आपको सम तरंग फलन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये अब देख रहे हो ये तो कांस्टेंट है, e की पावर -y² 2 रखोगे तो क्या है इवन फंक्शन आएगा। n बराबर 2 रखोगे आप इसमें तो ये जो फंक्शन है ये सब कांस्टेंट है, ये तो ये जो 2y² क्या है, 2 तो 2 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कांस्टेंट है। y² देखो y² इवन फंक्शन होगा, तो n बराबर 2 के संगत जो तरंग फलन प्राप्त हो रहा है वो सम तरंग फलन है। इसके उल्टे देखोगे 3 वाला, तो 3 वाले में देखो ये सब कांस्टेंट हो गए, ठीक है। ये यहाँ देखिए y² - 3y क्यू है, क्यू है ये वाला क्यू, ये क्यू है यहाँ पर, तो ये विषम फलन दिख रहा है आपको। तो अगर n का मान विषम है तो तरंग फलन का मान भी कैसा आ रहा है, विषम आ रहा है। n बराबर 1 है तो आप देख रहे हो इसका मान y आ रहा है यहाँ पर, y की पावर y क्या y की पावर 1 यानी विषम हो गया ये,
तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो n के संगत ये चीज़ भी अपन नोट करते जा रहे हैं इसमें कि इस तरीके की चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है। साथ में ही ये खींचोगे आप, जैसे ये जो इक्वेशन है, जैसे ये वाली n बराबर 0 वाली से साई खींचोगे आप, साई 0 का मान खींचोगे तो आपको ऐसा मान मिलेगा, यहाँ मान रखते जाओ आप, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा आपको। ये जो बाउंड्रीज हैं ये प्लस ए वाली है और ये वाली माइनस ए वाली बाउंड्री है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसमें रखोगे, आप इसका ग्राफ खींचोगे इस वाले से, y ये कांस्टेंट भूल जाओ आप, y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ खींचोगे गणित के हिसाब से, तो आपको ऐसा ये प्राप्त होगा। क्लियर? ये जो माइनस वैल्यूज के साथ में माइनस आएगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, ये प्लस, ये प्लस है और ये इसकी ये बाउंड्री है, ये अधिकतम आयाम है, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, ऐसे ये अधिकतम आयाम दोलक का और ये आयाम। तो आप क्या चीज़ देख पा रहे हैं आप कि अब साई 2 वाला वक्र, जैसे साई 2 वाला वक्र खींचोगे, जैसे आपको सभी को 2, जैसे आपको गणित में कोई 2y स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वक्र खींचने के लिए कह दी जाए, तो y के मान आपको दे दी जाए 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, तो ग्राफ खींचोगे तो ऐसा आएगा, यूँ इस टाइप का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही इससे ग्राफ खींचोगे आप तो आपको ऐसे ग्राफ प्राप्त होगा, पहले नीचे आएगा फिर ये आएगा, आपको साफ दिख रहा है, ये इक्वेशन आपके सामने है यहाँ पर, तो खींचोगे तो ऐसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा, ये इस तरीके। क्लियर? तो ये खींचने के बाद, ये ग्राफ जानने के बाद, ये ग्राफ हो गए, ये आपको बना के आने, तरंग फलन के चित्र बना के आने। अब इसको देखें और इसको देखें, इसके ऊपर वाला, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ इनको, इन दोनों को देखें आप, तो आप ये पाओगे, इसको और इसको देखो, तो ये स्क्वायर वाला है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये थोड़ा और ऊंचा सा हो जाएगा, जैसे ये और ऊंचा हो गया, ये ठीक, ये इसका एवरेज मान लिया गया, ये एवरेज मान से डैश डैश वाला। अब इसका वर्क कैसे करोगे, ये जो पाली है इसकी, ये नीचे ऊपर आ जाएगी, देखो ये यहाँ से यूँ शुरू होगा और ये और ऊंची हो जाएगी, यानी साई 1 स्क्वायर की ग्राफ आए। ऐसे ही इसका ग्राफ खींचो अब आप, किसका, इस वाले का, तो इसमें देखो सब ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर, ये इस तरीके का, ये आपको ग्राफ प्राप्त होगा। किसका, इसका, यानी ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ जाएगा, पलट कर ऊपर आ जाएगा और कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे ये ज़्यादा है, तो ऊपर जब ये पॉजिटिव है ऊपर आएगा तो थोड़ा सा इस तरीके का आपको प्राप्त होगा। ये क्या हो गया आपके पास, साई 2 फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर करो। ऐसे ही फिर इसका वर्क करोगे आप, इस वाले का, इसका वर्क करोगे तो ये उससे ऊपर आ जाएगा और ये हिस्सा भी ऊपर आ जाएगा, यानी ये ऐसे प्राप्त होगा आपको। क्लियर? तो ये हो गया। अब जब 10 वाला वक्र, इसको देखें आप, फोकस करें इस पर, ये वक्र किसका है, जब जैसे साई 0 साई 1 साई 2 साई 3, ये किसका हो गया, साई 3 का हो गया फंक्शन ऑफ वाई। जब इसको बनाओगे आप तो आप ये देखोगे कि इसमें साई 10 के लिए, तो आपको बनाने की ट्रिक कैसे बनाओगे, ये तो बनेगा ही बनेगा, 1 2 3 4 5 इधर बना लो, ऐसे ये देखो 1 2 3 4 5, और ये मतलब इस टाइप का यूँ, ये जो है ये अपनी वही अधिकतम आयाम प्लस ए और ये माइनस ए वाली है, ये क्या है, 0 वाली स्थिति है। तो इस पर मैं फोकस करना चाहूँगा, इसका एवरेज लोगे आप लगभग ये, तो ये एवरेज आपको यूँ प्राप्त होगा, और साथ साथ इनको भी देखते रहिए, जो ऊपर आई ये जो आ रही हैं, तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे इससे एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो रहा है कि क्वांटम जो दोलित्र है उसमें कण के पाए जाने की प्रायिकता, ये साई स्क्वायर किसको व्यक्त, साई 0 वर्ग किसको व्यक्त करता है, प्रायिकता को, ये सब प्रायिकता वाले वक्त नहीं जो मान के चले। तो ये इससे ये शो हो रहा है कि इसकी प्रायिकता का मान जो है
जैसे इस ग्राफ से ये शो हो रहा है कि ये प्रायिकता का मान सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, ये ग्राफ जो दिखा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रायिकता का मान यहाँ पर जो है वो ज़्यादा आ रहा है ना। तो प्रायिकता का मान जो ज़्यादा आ रहा है, तो आपको पता है कि जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि एक पेंडुलम दोलन कर रहा है, तो आप ये जानते हो कि सबसे ज़्यादा देर कहाँ पाई जाने की प्रायिकता कहाँ ज़्यादा होती है उसकी, कहाँ पर, बाउंड्रीज पर, जहाँ किनारे होते हैं, जहाँ आयाम वाली स्थिति पर। कोई बीच में से तो बहुत फास्ट निकल जाता है, तो वहाँ पाई जाने की प्रायिकता कम है। सबसे ज़्यादा पाई जाने की प्रायिकता कहाँ पर है, उनके दोनों छोरों पर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर कम वेग से जाता है और कम वेग से धीरे धीरे आ रहा होता है। सबसे ज़्यादा वेग कहाँ, जैसे जैसे केंद्र की ओर आता है, माध्यावस्था की ओर आता है, उसका वेग का मान बढ़ता जाता है। तो माध्यावस्था के इर्द गिर्द क्लासिकल जो दोलित्र है उसकी प्रायिकता का मान कम होता है और किनारों पर ज़्यादा होता है। लेकिन क्वांटम दोलित्र में क्या दिख रहा है, जब n का मान कम होता है तो उसके विपरीत दिख रहा है कि यहाँ पर पाई जाने की प्रायिकता का मान ज़्यादा दिख रहा है आपको, सेंटर में लगभग यहाँ पर, और यहाँ प्रायिकता का मान कम दिख रहा है। लेकिन जब होता क्या है, जब n का मान काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे n बराबर 10, 20, 30, 40, 50 लोगे, तो क्वांटम दोलित्र के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स क्लासिकल दोलित्र के तरह ही आने लगते हैं, कि समतुल्य आने लगते हैं। कि इसमें भी अपन देख पा रहे हैं कि कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्या है, कम होती जा रही है। ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये लाइन 0 की तरफ आती जा रही है, ये वाली। तो इस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक प्रायिकता कम है, प्रायिकता ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इसको बोलते हैं बोर संगतता का सिद्धांत। बोर संगतता का सिद्धांत, बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। और उसको पूछते हैं कि बोर के करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं, तो उसमें ये एग्जाम्पल भी आपको लिखकर आना है। इसको क्या बोलते हैं, बोर संगतता कहते हैं। तो यहाँ तक आप आज तैयार करें, इसको पढ़ें और लिखकर सारे टर्म्स को देखें बार बार, और इसके आगे नेक्स्ट टर्म पर पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।